समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। क्या मोदी सरकार को कमजोर और बैसाखी पर चलने वाला बताने वाले विपक्ष को करारा झटका लगने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल यानी कि 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरीके से लाने की तैयारी में है? क्या मोदी सरकार एक देश एक कानून को धरातल पर लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है? क्या आने वाले संसद सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। इस वीडियो में मोदी 3.0 के कामकाज का जिक्र किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट, मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी, मुंबई धमाके के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाना, रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में पूछताछ करना, वक्फ संशोधन कानून बनाना और दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत का जिक्र किया गया है। लेकिन इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की भी बात लिखी गई है। क्या इस वीडियो के जरिए बीजेपी इशारा कर रही है कि आने वाले संसद के सत्र में अब मोदी सरकार यूसीसी कानून को संसद में लाने की तैयारी कर चुकी है? यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडे में पहले से रहा है। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत की बात कही थी, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने ही टाइम्स नाउ की समिट के मंच से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर चुके हैं। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है? हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। साफ है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार अपने एजेंडे के मुताबिक पूरी तैयारी कर रही है। देश में यूसीसी लागू करने से पहले उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी लागू कर चुकी है, जबकि गुजरात समेत कई राज्यों में उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि अगर यूसीसी आएगा तो क्या होगा? पूरे देश में यूसीसी लागू होगा तो वक्फ विवाह, हलाला, इद्दत, बाल विवाह पर रोक लग जाएगी। तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा, कोई पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में है, लेकिन यूसीसी के विरोध में तमाम मौलाना और सियासी पार्टियां पहले से ही विरोध करती आ रही हैं। यूसीसी वह इसी पे रह के रोजगार कब मिलेगा? रोजगार की बता दीजिए कि निवेशकों का पैसा डूब रहा है, इसके ऊपर क्या होगा? निर्यात भारत का लगातार घट रहा है, उसके ऊपर क्या होगा? गृहिणी को किचन चलाना भारी हो गया, उस पर क्या होगा? किसान आंदोलन रहता है, किसान के ऊपर बात नहीं करोगे, सिर्फ नफरत की बातें सिर्फ यही बोलने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपके पास आपको लगता है कोई चीज आप लाइए। यूसीसी के बारे में भी क्या है भाई हम लोग ये सब लोग ये कह रहे हैं कि इस पे आप व्यापक चर्चा करिए
और यूसीसी घूम फिर के केवल एक सवाल पर है कि मुस्लिम लोगों में कितनी शादियां हो सकती है, उसके अलावा तो कोई किसी मसले को उठाते नहीं है। आप किसी भी समुदाय से बात करिए, यूसीसी में क्या दिक्कत है। लेकिन हमारा यह है कि जब आप यूसीसी लेकर आए तो व्यापक उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। साफ है कि अगर सरकार इस कानून को लेकर आती है तो इस पर सियासी संग्राम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो संविधान चिल्लाएंगे, कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हिंदुओं की तरह रिजर्वेशन का कोटा भी चाहिए, सरकारी सुविधाओं योजनाओं में बराबरी का हिस्सा भी चाहिए, लेकिन उसी संविधान के यूसीसी का प्रावधान नहीं मानेंगे। अंबेडकर की यूसीसी की वकालत को खारिज करेंगे। जहां हक की बात हो तो बराबरी का हिस्सा चाहिए और अपने विधान भी उनको अलग से चाहिए। कुल मिलाकर दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। लेकिन क्या देश एक विधान एक संविधान से चलेगा? और जिस तरीके से 370 वक्फ कानून और राम मंदिर देश में बना है, बीजेपी का यह एजेंडा, यूसीसी वाला जो एजेंडा, वो भी पास होगा संसद से और एक देश एक कानून आकर रहेगा। आज इसी पर बात करेंगे। शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुबोही खान हमारे साथ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, साथ ही साथ संयोजिका हैं राष्ट्र जागरण अभियान की। बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ है। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी हमारे साथ हैं, AIMJ से अध्यक्ष हैं। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अशोक यादव जी, क्या देश में यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विद्या जी, देखिए, यूसीसी की बात कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी करे, जो इस देश में सबसे ज्यादा, अब तक 100 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता लाने वाली, सामाजिक विषमता लाने वाली, प्रशासनिक विषमता लाने वाली पार्टी आज कह रही है कि एक समान कानून लाएंगे। अरे पहले जो कानून हमारे देश में है वो कानून आप एक समान रूप से सबके ऊपर लागू करिए और उन दंगाइयों के ऊपर भी लागू करिए जो हमारे रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हजारों की संख्या में करणी सेना के दंगाई हाथों में तलवार और बंदूकें लेकर के लहरा रहे थे। अभी विद्या जी, अभी ये कोई पोस्ट डाल दे फेसबुक पर एक असलहा लेकर के, उसे घर पुलिस पहुंच जाती है। हजारों की संख्या में दंगाई लगातार उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा मचाया जा रहा है। आज वो कानून कहां गया? एक समान कानून इन भाजपाई दंगाइयों पर कब लगेगा? आज ये बताइए, आर्थिक रूप से 100 साल पहले जो आर्थिक सर्वे हुआ, आर्थिक विषमता दर उस लेवल पर पहुंच चुकी है। अशोक यादव जी, प्रशासनिक आधार पर इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। अशोक यादव जी, नौकरियां छीनी जा रही हैं। कैसे सर एक सेकंड, मेरी कोशिश रहती है कि मुद्दे पर रहें, यूसीसी पर बात कर रहे हैं। देश में जो बाकी कानून है उसको कैसे फॉलो किया जा रहा है, पुलिस कैसे कानूनी प्रक्रिया के तहत कहां पर क्या कर रही है, अदालतों में क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे तो 8-10 घंटे का कम से कम वक्त चाहिए कि किस राज्य में, किस प्रदेश में, कहां पर क्या हो रहा है। 8-10 घंटे का वक्त लगेगा। यूसीसी पर रहते हैं सर, यूसीसी देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहता हूं। विद्या जी, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा कि इस देश में जो हमारे पास जो कानूनी और संवैधानिक अधिकार, वो एक समान रूप से पहले वितरित होना चाहिए। अगर वो संवैधानिक और कानूनी, आर्थिक, सामाजिक अधिकार एक समान यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? का क्या मतलब है अशोक जी? कोई मतलब नहीं है। अशोक जी, यूसीसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं स्टैंड जानना चाहता हूं। देखिए, अभी तक यूसीसी, जो हालात देश के हैं, यूसीसी का कोई मतलब नहीं इस देश में। जब तक आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक रूप से सबको एक समान अधिकार नहीं मिल जाता, यूसीसी का कोई मतलब नहीं इस देश में। क्योंकि जो मौजूदा कानून है, उस कानूनों का अनुपालन भी एक समान रूप से सभी जाति और धार्मिक लेवल पर नहीं हो रहा है। ओके। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ हैं। सर, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए आपको? नहीं, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चाहिए। लड्डू अगर आप देना चाहते हैं दोनों हाथ में तो दे दीजिए लड्डू, हम खाने के लिए लड्डू तैयार हैं। अब रह गई बात यूसीसी की, तो देखिए यूसीसी हमें मंजूर नहीं है। दरअसल सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें कबाइल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सिखों को और मुसलमानों को होगा। तो चूंकि इसमें जो मजहबी रसूमात हैं, शादी ब्याह है, निकाह है और बहुत सारे मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, तो उस पर हर्फ आएगा। तो इस वजह से यूसीसी हमें मंजूर नहीं है और हम नहीं चाहते हैं यूसीसी। संविधान है हमारा, संविधान के तहत जो है तमाम चीजें चल रही, चलती रहना चाहिए। संविधान को मानते हैं ना रिजवी साहब? रिजवी साहब, संविधान को मानते हैं ना? अमल भी करते हैं जी। उसी संविधान में यूसीसी का जिक्र है, अनुच्छेद 44।
हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा है, उसमें संविधान में मेरे पास में संविधान रखा हुआ तो बस संविधान के इस एक अनुच्छेद को नहीं मानेंगे? नहीं, सब तमाम चीजों को मानते हैं। संविधान में जो इबारत लिखी है उस इबारत में ये लिखा है कि राय आम्मा को हमवार किया जाएगा, सबसे सलाह मशवरा किया जाएगा और जब सबकी सहमति होगी तब होगा। यहाँ पर तो उत्तराखंड में तो एक तरफा लागू कर दिया गया, वहां सहमति देने में आपको दिक्कत है? शामिल ही नहीं किया गया। सर आपको सहमति देने में दिक्कत है? नहीं, हमें मंजूर नहीं है यूसीसी। क्यों नहीं मंजूर है? का लिहाज पास नहीं, क्यों नहीं मंजूर है? क्यों नहीं मंजूर है बताइए? शरीयत का कोई लिहाज पास नहीं किया जाता है। मुसलमानों के मजहबी रसूमात पर हर्फ आएगा, कदगन लगेगा और दिक्कतें, जिंदगी गुजारने में दिक्कत होगी। ठीक, शिवम। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि 1000 बर्ग गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यूसीसी समान नागरिक संहिता इस देश का भविष्य है, इस देश का पास्ट है, जो होना चाहिए था। संविधान इस बात को कहता है आर्टिकल 44 में कि इस देश में समान नागरिक संहिता आना चाहिए, होना चाहिए। इस देश में सभी नागरिक समान हैं, उनके अधिकार समान होने चाहिए और वो आकर रहेगा। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, 2024 में जब हमने चुनाव लड़ा और हमारी सीटें जरा कम रह गई तो हमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी बहुत कमजोर हो गए हैं, 2 बैसाखियों पर सरकार है। आज देख लीजिए उसी सरकार का क्या है, किस तरीके से चल रही है। मेहुल चोकसी अरेस्ट हो गए हैं, तहव्वुर राणा 26/11 का आतंकवादी जेल आ गया है, वक्फ पर कानून बन चुका है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में हम चुनाव जीत चुके हैं। तो जो काम होने वाला है वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अब तो अगर समान नागरिक संहिता की बात है तो जाहिर है कंसल्टेशन का जो प्रोसेस उन्होंने बताया। त्यागी आप धमका रहे हैं? नहीं, बता रहे हैं। धमकाना कैसे हो सकता है भाई? इन्होंने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, चर्चा हुई ना। अभी वक्फ बिल पर जो है सबसे लंबी चर्चा हुई, 22 घंटे की चर्चा हुई, लगातार बात हुई, उसके बाद कानून आया। अभी भी कहते हैं कि हम नहीं देश के एक कौम को अगर ये बिल, देश के एक कौम को अगर ये बिल पसंद नहीं है, उनको लगता है कि इससे उनकी धार्मिक आजादी छिन जाएगी, तो क्यों आपकी सरकार लाना चाहती है? देश की एक कौम को पसंद क्यों नहीं है? जब आपने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा इसमें दलितों के मसाइल बीच में आएंगे, इसमें आदिवासियों के मसाइल बीच में आएंगे, इसमें सिखों के मसाइल बीच में आएंगे। अरे जिनके मसाइल बीच में आएंगे वो देख लेंगे, वो चर्चा हो जाएगी, उस पर चर्चा का विषय। साथ में ये भी कह रहे हैं कि बराबर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा होगी, लेकिन पहले ही बिना चर्चा के, बिना बात के, बिना किसी चीज के ये कह देना कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, मतलब ये तो कल किसी भी चीज को कहा जाएगा कि नहीं मानेंगे। ये कोई जो एडमेंट बन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, इस बात का कोई सेंस नहीं है। मैं मानता हूं तार्किक स्तर पर अगर कोई बात हो कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है, सीए से भी परेशानी थी, किसकी नागरिकता गई भाई? अब एक चीज बताइए, अगर ये उस लोग उस बात को कहते रहते और भारतीय सरकार उस चीज पर पीछे हट जाती तो जिन लोगों को नागरिकता मिली है उनको नहीं मिलती, लेकिन उसका कोई आधार नहीं था, झूठा एजेंडा खड़ा किया, वो बर्स्ट हो गया, आज सालों बीत गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरीके से यही स्थिति यूसीसी पर बनाने की कोशिश हो रही है। क्या देश में, हिंदुस्तान में एक ही कौम को इससे दिक्कत होगी और बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी? जी ये दिक्कत वाला कानून है या सहूलियत वाला कानून है? विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक वकील होने के नाते भी और एक मुस्लिम महिला होने के नाते भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम कौम को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो पुरुष बैठे हैं ना, जो ये टीवी पे दिख रहे हैं, माशाल्लाह सफेद कुर्ता पहन के, काली टोपी लगाकर, माशाल्लाह दाढ़ी है, दिखने में ये मुस्लिम कौम के रहनुमा अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान बच्ची के यही लोग हैं। इनका दोहरा चरित्र हमें बहुत सारे विषयों में दिखता है। विद्यानाथ जी, इनकी आवाज कम कराइए। एक एक करके शाहबुद्दीन रिजवी साहब प्लीज एक एक करके उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, आपके डबल स्टैंडर्ड बता रही हूँ सर, सिर्फ फालतू लफाजी नहीं करती हूँ। आपको एक तरफ संविधान चाहिए, लेकिन संविधान का ही आर्टिकल 44 जो कॉमन सिविल कोड की बात करता है वो आपको नहीं चाहिए। आपको शरिया लॉ चाहिए, लेकिन सिविल मैटर्स में, शादी ब्याह में चाहिए, क्रिमिनल लॉ में नहीं चाहिए, जहां पे चोरी करने में आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आपको आर्थिक और सामाजिक न्याय चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान पुरुषों के लिए चाहिए। आर्थिक और सामाजिक न्याय आपको मुसलमान बच्चियों के लिए नहीं चाहिए। आपको इस्लाम के हिसाब से 4 शादियां चाहिए, लेकिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चियों को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, उनको मैं फेमिनिस्ट मानती हूँ। कहते थे जिस घर में बेटी पैदा हुई है अल्लाह ने सलाम भेजा है। उनके हिसाब से अपनी कौम की बच्चियों को ट्रीट नहीं करना है आपको,
इस्लाम आपको सिर्फ 4 शादियां करना सिखाता है। ये आपका दोहरा चरित्र है जनाब। सुबोई खान, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और इस्लाम को फॉलो भी करती हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं और उसी धर्म से भी आती है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इससे मुसलमानों को क्या दिक्कत हो जाएगी? विद्यानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। प्लीज मेरे बीच में कोई ना बोले, मेरा गला भी ठीक नहीं है और ये प्रॉपर लीगल पॉइंट्स हैं, ये चिल्लम चिल्ली वाले पॉइंट्स नहीं है। इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, इससे मुस्लिम बच्चियों को सुरक्षा मिलने वाली है, इनसे उनको भारत के कानून का वो प्रोटेक्शन मिलेगा जो भारत की हिंदू बेटियों को मिलता है। आप बताइए, अगर आईपीसी के हिसाब से पॉलीगेमी या बाइगेमी या बहुविवाह पनिशेबल ऑफेंस है और हिंदू पुरुष नहीं कर सकता है, मेरे भाई जो है शिवम त्यागी नहीं कर सकते हैं, तो ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी 4 शादियां कैसे कर सकते हैं भारत के कानून के अंदर आते हुए? दूसरा उदाहरण, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो भारत की किसी भी बच्ची को मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक मुसलमान बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो शरिया के हिसाब से कवर की जाती है। भारत का कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट या पॉक्सो एक्ट भारत की बच्चियों को प्रोटेक्ट करता है। किसी माइनर बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस, ये लोग शरिया के नाम पे 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह के नाम रेप कर देते हैं और 3-3 मुस्लिम पुरुष यहाँ पर बैठकर बेशर्मी के साथ कॉमन सिविल लॉ का विरोध करते हैं। क्या ये पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं आते? मुमताज आलम रिजवी, क्या चाइल्ड मैरिज एक्ट इन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? क्या आईपीसी इन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए? देखिए सुबोई खान साहिबा तो रेप, बलात्कार, इसके नीचे ये बात ही नहीं करती, इनको यही सब दिखाई देता है। लेकिन बिल्किस बानो इनको नजर नहीं आती है, बिल्किस बानो नजर नहीं आती, बिल्किस बानो का स्वागत करने वाले नजर नहीं आते, ये उनके साथ खड़ी हो जाती। ये बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है और इंसाफ की बात करती है। लेकिन मैं इन पे बहस नहीं करूंगा, इनके बारे में सब जानते हैं, इनके बारे में सबको पता है। मैं तो अपनी बात कहूंगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 44 की बात हो रही है, भाग 4 की, उसमें कहा गया है कि राजनीति, देखिए राजनीति और राजनीति दोनों में बड़ा फर्क है, इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। सरकार जो है वो राजनीति लेके नहीं आना चाहती। सरकार जो है पहले एक बार आपने बोला, उनको बोलने दीजिए, फिर इस बात पे सुबोई एक एक करके प्लीज, एक एक करके उनको सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुबोई साहिबा रुक जाइए, आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, बिल्किस बानो के बारे में कितना आप बोली, मणिपुर के बारे में कितना आप बोली, एक एक करके एक सेकंड सुबोई, आप जवाब देना चाहते हैं? रुक जाइए, एक बार मुमताज रिजवी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए मुमताज रिजवी। ओके। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राजनीति के निर्देशन सिद्धांत। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार राजनीति नहीं बनाना चाहती, सरकार राजनीति करना चाहती है। पूरा नहीं मुमताज रिजवी, राजनीति पूरा बोलिए। क्यों? अनुच्छेद 44 के भाग 4 में क्या लिखा हुआ है? पूरा बोलिए, ये आधा बोल के मत भाग जाइए, नहीं तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। कहा है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता ये लोग हैं मुमताज आलम रिजवी, ये डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, ये डिफेंड करने के लिए बैठे हैं और इनको देख के पढ़ना पड़ रहा है। अब सोचिए जरा। नहीं देख के, एक मिनट मैं इसलिए, अरे मैं देख के पढ़ूं तो समझ में आता है भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं। नहीं तो आप क्या समझते हैं भाजपा की तरह झूठ बोले? हम नहीं, सच बोलिए, की तरह झूठ बोले। भाजपा झूठ बोलती है क्या? भाजपा तो कह रही है लेके आएंगे उनके। शिवम त्यागी कह रहे हैं कि हाँ मैं ये कानून लेकर आ रहे हैं। अब जवाब देना चाहती है सुबोई, जल्दी से 1 सेकंड। नहीं कोर्ट लेकिन ये राजनीति लेके नहीं आना चाहते। मुमताज, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात हो गई। एक बार सुबोई जवाब देना चाहती है आपको जल्दी से, उसके बाद फैज खान के पास मुझे जाना है। विद्यानाथ जी, वंस एंड फॉर ऑल एक नैरेटिव मैं इनका क्लियर कर देना चाहती हूँ।
पानी के बुलबुले की तरह फोड़ देना चाहती हूँ। बिल्किस बानो के समर्थन में मैंने एक बार नहीं 5 बार ट्वीट किया था। ये भगवान कृष्ण का देश है। नारी का, महिला का अपमान करने वाले की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ दंड है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम बच्चियों की सुरक्षा की बात है। मिसियार निकाह हैदराबाद में जाकर देखिए रजिस्टर्ड केसेस की लिस्ट है मेरे पास। ट्रैवलर मैरिज एक वैलिडिटी होती है उस निकाह की, बच्चियों का ना तलाक होता है। तो उन्होंने भाजपा की आलोचना नहीं की तो क्या देश नहीं चल रहा है? उन्होंने भाजपा की आलोचना नहीं की तो देश नहीं चल रहा है क्या? वायलेशन करते हैं आप लोग और हम भाजपा की आलोचना करते रहते हैं तो देश रुक जा रहा है क्या? एक सेकंड, मुमताज आलम रिजवी, अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मोहम्मद फैज खान साहब, मोदी सरकार ने एक क्लियर कट संकेत दे दिया है कि 3.0 मोदी सरकार में यूसीसी आएगा। यह ट्वीट करके आज एक तरीके से संकेत दे दिया गया है। भाई, देश के बाकी समुदाय के लोगों को इससे दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा मुसलमानों के साथ? क्या बदल जाएगा? कौन सा धार्मिक अधिकार छिन जाएगा उनका? फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्या भैया, मैं हमेशा आपके नाम की भी तारीफ करता हूँ, इसलिए क्योंकि नाम और काम आपका एक ही है। बड़े ज्ञान के विषय लेकर आप आते हैं और ज्ञान के विषय में ज्ञानियों को बैठाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अच्छे से चलाना है, इन सब चीजों को लागू करना चाहिए राज्य को। यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट कह रहे हैं पहले सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित हो जा रहे। मेरे भैया, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए ही अनुच्छेद 44 है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, बच्चों को उनका अधिकार मिले और पीड़ित पुरुष हैं उनको भी उनका अधिकार मिले। आप यदि 4 विवाह करोगे तो पुरुष भी प्रताड़ित होगा उससे, केवल महिला नहीं। महिलाओं के हक को तो छीना ही जा रहा है। और कोई 4 शादी करना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात इस्लाम का अनिवार्य अंग है और इसमें शरीयत से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक दूसरा निकाह नहीं किया था जब तक पहली पत्नी जिंदा थी। एक बात समझ लेनी चाहिए। और शरीयत पे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके लिए पहले हमें ये बता क्योंकि कबूल है इसी पद्धति के तहत में निकाह होगा। और हिंदुओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, उनका पाणी ग्रहण भी इसी मंत्र के साथ होगा। धार्मिक प्रक्रियाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क यह पड़ेगा कि भैया विवाह की पद्धति, विवाह के जो नियम है कानूनी, उसके जो पहलू है और तलाक के जो कानूनी पहलू है, उत्तराधिकार के पहलू है। अब शाहबानो मामले में क्या हुआ? एक गरीब महिला को रोटी नहीं दी गई। तो भाई ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि हिंदू महिला को बाकी महिलाओं को रोटी पाने का अधिकार है अपने पति से, और यदि उसे छोड़ दिया जाए तो भी रोटी पाने का अधिकार है, तो मुस्लिम महिला को भी मिलना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, यूसीसी आ रहा है। तो आप लोग इसको शरीयत से जोड़ रहे हैं, आप लोग इसको कुरान शरीफ से जोड़ रहे हैं, आप लोग इसको हदीसों से जोड़ रहे हैं कि इसका अपमान हो रहा है। इसका अपमान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए। और मैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज आप भी मत बोलिए। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। का समर्थन किया है मैंने कई बोलना चाहते तो उंगली उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। कि आपका एक कदम स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है यूसीसी के बारे में आप और स्टडी करेंगे। शरीयत पे ये बिल्कुल दखल नहीं है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। जब आप मैसेज देंगे कि यूसीसी आना चाहिए वक्फ एक्ट की तरह, अब मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब जरा रुक जाइए, आपने कहा कि शरीयत में दखल नहीं है। ये जवाब देना चाहते हैं मुमताज आलम रिजवी, आप बोलिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जरा बोलिए, 20 सेकंड में जरा जवाब दीजिए जो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, शरीयत में दखल है कि नहीं, ये तो जब मसौदा लेकर के आएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या क्या लेके आ रहे हैं, क्या क्या इनके हाँ कर दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं कि पहले आप तो जाने दीजिए। 30 और 26 ये तमाम चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी से क्यों हल्ला मचा रहे हैं? कि स्टेट अभी से हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अभी से हल्ला क्यों मचा रहे हैं? नहीं, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना। अरे हल्ला नहीं मचा रहे, बता रहे हैं आपको। जिस तरीके से भाजपा हल्ला मचा, सेकुलर कोड लेकर के आ रहे, सेकुलर सिविल कोड। ये सेकुलरिज्म को कब से मानने लगे?
और सेकुलरिज्म को मानने लग रहे हैं, तो ये पसमानदा मुसलमान और ये अलग अलग बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? अब ये बताएं हमें शिवम त्यागी जी कि ये पसमानदा मुसलमानों के लिए होगा कि जो अशरफी मुसलमान है यानी आला तबके के उनके लिए होगा, या किसके लिए आप ला रहे हो? अभी तो बांटने का काम भी करोगे ना कि भाई इनको फायदा है, इनको नुकसान है, इनको ये। भाई आपके पास तो सिर्फ बांटने का काम है। काला धन ला नहीं सके, सबका साथ सबका विकास कर नहीं सके, आप जो है महंगाई रोक नहीं सके, लेकिन नया कानून ला रहे हो। महंगाई पर दूसरे दिन बहस देखिए, बैठेंगे आपको मुझे आज ही पता चला कि मुस्लिमों में पिछड़े समाज की बात करना, पशमानदा की बात करना, वोरास की बात करना, इन सब की बात करना तो मतलब डिवाइड करना है, उनको अलग अलग करना है, उनमें बनाने फूट वाले डालना आपकी नजर में तो। और दलितों की बात करना जो है वो मजबूती की बात करना है। सबकी बात करिए ना भाई, दलितों की भी बात कीजिए, पिछड़ों की भी बात कीजिए, बोरास की भी बात कीजिए, पशमानदा की भी बात कीजिए, और सबकी बात करके इंक्लूसिविटी में बात करते हैं। लेकिन आज आपको तो बड़ा बुरा लग रहा है कि कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो आप पशमानदा की बात करके जो है एक दूसरे में फूट पैदा कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, सबकी बात करता है, बीच में नहीं बोलना, सबकी बात करता है, सबके लिए एक कानून, समान कानून की बात करता है। और उसी को लेकर मैं मानता हूं कि आर्टिकल 44 भाग 4 कहता है। और एक और चीज है, इसमें पहले से पहले ही अपने आप को यह कह देना कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, अपने आप ही दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, जब आपने पूछा क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी इसके हमें संशोधन ही नहीं पता, चीजें नहीं पता, इसका ड्राफ्ट नहीं पता। तो इंतजार कीजिए ना, ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट को पढ़िए, ड्राफ्ट को समझिए। और बिल्कुल ठीक बात है, किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो हम हो ही नहीं रही भाई। इसमें शिवम त्यागी जैसे पूजा करता है वैसे ही सुबुई खान अपने तरीके से करेंगे, शिवम त्यागी अपने तरीके से करेंगे, अशोक यादव जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, विद्यानाथ झा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अशोक यादव इसका तो यूसीसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को पहले से पहले ही अपना एक एजेंडा तैयार कर देना है कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये पशमानदा विरोधी है, ये ऐसे विरोधी है, वैसे विरोधी है। नहीं, लेकिन ये इस देश के संविधान में है और उसकी पूर्ति करना राज्य सरकार, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और वो हम करेंगे। मुमताज आलम रिजवी, शहाबुद्दीन रिजवी, उनको लग रहा है कि भाई इसके जरिए बीजेपी देश में और खासतौर से मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश करेगी। जहां तक इसके प्रावधान के ड्राफ्ट अभी इसका नहीं आया है, लेकिन क्लियरिटी इस बात से है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश एक कानून, इतने भर से, इतनी बातों से चीजें क्लियर हो जा रही हैं। ड्राफ्ट आएगा तो बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चिल्पों करने की क्या जरूरत है? क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक सवाल है। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं सुबोई, बताइए। जी विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मुमताज जी ने एक बहुत ही मुस्लिम समाज को बांटने वाली एक स्टेटमेंट यहाँ पे कही है, मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पठान हूँ, सुबुही खान हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि अशरफी समाज के मुसलमान को मुसलमान होते हैं। तो इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई क्या कोई पिछला मुसलमान भी होता है आपके हिसाब से? आला मुसलमान और निचले दर्जे का मुसलमान, ये कैटेगरी तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, मैंने तो अपने घर खानदान में कभी नहीं सुनी। आप जैसे लोगों ने बनाई है, इसलिए समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की और समानता की जरूरत है। दूसरी बात, एक सेकंड मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए मुमताज आलम रिजवी। एक सेकंड सुबोई रुकिए, मैं आऊंगा, वापस आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए सुबोई खान, प्लीज रुक जाइए। मुझे जवाब दीजिए, वक्फ कानून से क्या किसी मुसलमान का नुकसान हो रहा है और गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है? भाजपा ने कहा मुसलमानों के ठेकेदार जो जमीन पर कब्जा करके बैठते थे, जमीन को बेच देते थे, उनके हाथ से जमीन निकल जाएगी वक्त की। इस बात की चिंता आप लोगों को ज्यादा सता रही है। और पसमानदा बोरा समुदाय के लोगों को फायदा हो जाएगा, इसकी खुशी नहीं हो रही है आप लोगों को? अब क्यों जा रहे हैं बात करने के लिए बुलाया मैंने? रुक जाइए, गुमराह मत कीजिए, देश को आप गुमराह कर रहे हैं। और बाबा रामदेव यूसीसी पे बात करने के लिए बुलाओ तो वक्त पर चले जाएंगे, वक्त पर बात करने के लिए बुलाओ तो यूसीसी पे चले जाएंगे, क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, शहाबुद्दीन रिजवी साहब, फायदा नहीं होता। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, अशोक यादव मैं आपके पास आऊंगा। शहाबुद्दीन रिजवी, एक सेकंड मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए पैनल में 4 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, 2 लोग कह रहे हैं कि भाई इससे ना शरीयत को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मुसलमानों को फर्क पड़ने वाला है, ना रिलीजियस जो धर्म को फॉलो करते हैं, मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो फिर किस बात की दिक्कत हो रही है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, अभी फैज खान साहब ने जो बात कही, और वो बड़े मशहूर दानिश्वर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उन्होंने जो मशवरा दिया मैं उस पर इंशाल्लाह मैं उसका मुताला करूंगा। और अभी सुबोही खान जी ने जो 4 शादियों की बात की, तो देखिए 4 शादियों की जो है कंडीशंस हैं, इस्लाम ने कंडीशंस दी हैं, उस कंडीशन में वो 4 शादियां कर सकता है।
और उसके अलावा शहाबुद्दीन रिजवी साहब, मैं माफ कीजिए आपको देखिए, बीच में टोक रहा हूं, लेकिन किसी भी कंडीशन में 4 शादी क्यों चाहिए? और अगर 4 शादी करनी है, 4 शादी नहीं 40 शादी कीजिए भाई। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेंगे तो 40 कर लीजिए, 39 से तलाक लीजिए और 40वें से कर लीजिए। देखिए, शरीयत की जो नजाकतें हैं, शरीयत की जो बारीकियां हैं, उसके उसूल को समझना होगा। पाएंगे तो इसका समर्थन करेंगे। तो उन्होंने ये एक अच्छी बात कही कि हाँ भाई मैं इसकी स्टडी करूंगा, मुताला करूंगा। ये एक पॉजिटिव बात उन्होंने कही है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा, मुताला करूंगा, और उन्होंने इस पे सहमति दी और मेरा विश्वास है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, फैज खान साहब और शहाबुद्दीन रिजवी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन प्रवक्ताओं को हम बुलाते हैं उनकी सुई 4 शादी पर जरूर अटक जाती है। चीज है नहीं मोहतरम, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। को घुमा फिराकर इन्होंने लाही शादी पर दिया है, शादी पर दिया। अब एक बार ये तमाम चीजें शामिल हैं। मुझे लगता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर भी इनको कोई बात नहीं है। इनका एजेंडा ही है जवाब देना चाहते हैं, आपके पास मतलब शादी 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 इसके अलावा भी है दुनिया भाई। रुक जाइए, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान के पास खाने के लिए पैसे नहीं। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मुमताज आलम रिजवी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अब देखिए शहाबुद्दीन रिजवी बोल रहे हैं, उनको सुनिए ना भाई। अरे वो आपके साथी हैं, आपके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। उनका भी कोई स्टैंड होगा ना, हो सकता है उससे आप सहमत हो गए। देखिए, बिल्कुल मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए जो है डिबेट का मतलब ये होता है हर आदमी अपना अपना नजरिया पेश करता है। बिल्कुल जी, देखिए ऐसा है, हमारे लिए मिसाल है उत्तराखंड का यूसीसी। उत्तराखंड में जो जस्टिस थी रंजना देसाई जी, तो रंजना देसाई जी ने मुसलमानों से, वहां के उलमा दानिश्वरों से मशवरा नहीं किया और उन्होंने चंद जो उनके हमनवा थे उन लोगों से मशवरा करके और उसको लागू कर दिया। और उसमें अगर आप देखेंगे मुसव्वदे में तो कबाइल शेड्यूल ट्राइब्स को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ये कैसा यूसीसी है? कुछ लोगों को आपने दाखिल कर लिया, कुछ लोगों को आपने निकाल लिया। जब आप एक कानून, एक संविधान और एक उसूल की बात कर रहे हैं तो सबको शामिल करना चाहिए। जितनी भी आबादियां हैं, जितने भी मजाहिब के मानने वाले हैं, सबको शामिल करना चाहिए। वहां शेड्यूल ट्राइब्स को, कबाइल को क्यों अलग कर दिया गया? आप मानकर बैठे हैं शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप मानकर बैठे हैं जो यूसीसी उत्तराखंड में आया वही देश में आएगा? मतलब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो उत्तराखंड से ही तय होगा? नहीं, मुमकिन है हमारे लिए तो यही एक नमूने के तौर पर है। अच्छा यूसीसी आ जाए, ये पहले से तय है कि जो यूसीसी आप उत्तराखंड में लेकर, भाई किसी भी प्रदेश में जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और देश के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा, आप लोग क्यों शहाबुद्दीन रिजवी साहब, क्यों आप लोगों को आप लोग बरगलाने लगते हैं? भाई किसी स्टेट का कानून उस स्टेट के ज्योग्राफिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन को देख के बनाया जाता है। और अगर कोई कानून केंद्र सरकार बनाएगी तो पूरे देश को बनाएगी। ड्राफ्ट आया नहीं, आप लोग पहले से ही तय करके बैठे कि करना क्या है। तो जब पहले से तय करके बैठे कि कानून को नहीं मानेंगे, देश में बवाल करेंगे जैसे वक्त पर कर रहे हैं, तो फिर तो बात ही खत्म है। नहीं, देखिए आप मेरे ताल्लुक से बरगलाने की बात नहीं कह सकते हैं। वक्फ कानून पर तो मैंने समर्थन किया है, वक्फ संशोधन बिल का मैंने समर्थन किया, सीए कानून का समर्थन किया। आपने देखा होगा, आपने खुद आपके चैनल पे कई बार मेरी बाइट चली है और डिबेट में शामिल रहा हूं। तो बस इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 4 शादी नहीं हो पाएगी शहाबुद्दीन रिजवी साहब, इसलिए आप मेरे बारे में ये नहीं कह सकते। मौलाना को कह रहे शादियां मैं 4 ही करूंगा, इस कानून का विरोध सिर्फ इसलिए करेंगे कि 4 शादियों में हो जाए। इनको शादियों में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मामला क्लियर है। वक्त में भी साथ है, राम मंदिर में भी साथ है। एक मिनट मुमताज रिजवी, आपके पास में आऊंगा तो बोलिएगा ना। आपने तो एक भी शादी नहीं की। प्रवक्ता है आप 4 बार। शहाबुद्दीन रिजवी का प्रवक्ता है क्या आप? नहीं, लेकिन हम शहाबुद्दीन रिजवी का प्रवक्ता है तो बोलिए ना। फिर शहाबुद्दीन रिजवी साहब को बोलता हूं कि घर बैठे आप उनकी तरफ से बोलिए। आपके पास, अरे भाई उन्होंने पॉइंट आउट किया 4 शादी को लेकर, इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं। नहीं, कहां 4 शादी? आप शहाबुद्दीन भाई बताइए कहां 4 शादी? उन्होंने कहा कि 4 शादियों में दिक्कत होगी। नहीं, कहां दिक्कत? आप प्रवक्ता है, शहाबुद्दीन रिजवी का प्रवक्ता है भाई साहब, मुझे बताइए। शहाबुद्दीन रिजवी साहब आप ही जवाब दीजिए, क्या मुमताज आलम मैंने ये कहा था कि 4 शादियों की इस्लाम ने जो इजाजत दी है कंडीशनल इजाजत है, शर्तों के साथ में इजाजत है, मगर कंडीशनल समझिए आप, शरीयत की बारीकियों को तो समझिए, कंडीशनल समझिए, शर्तों को समझिए। सवाल नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं ले रहे मेरा। विद्यानाथ जी, हाँ जी शहाबुद्दीन जी,
5 मिनट के लिए चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारे विचार इस विषय पर अलग अलग है। मैं आपसे एक मुस्लिम बेटी होने के नाते, आप माशाल्लाह जानकार लग रहे हैं, जैसे फैज भाई ने बताया, मेरा आपसे ज्यादा परिचय नहीं है, मैं आपसे एक मुस्लिम बेटी होने के नाते एक सवाल करती हूँ भाई। जिस समय 4 शादियां इस्लाम में अलाउ हुई थी, उस समय वहां पर कबीलाई जंगें होती थी, उस समय विधवा बच्चियों को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनको कोई एक सक्षम व्यक्ति या अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति एक बीवी के नाते अपने प्रोटेक्शन में ले ले, ताकि वो बच्चियां सुरक्षित रहें। यही कारण था 4 शादियों का? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यही कारण था ना 4 शादियों का? हाँ, उस समय ठीक बात है, ठीक है। उस समय की परिस्थितियों में, उस समय की देश काल और परिस्थिति में कोई प्रैक्टिस आई, उसको आप आज अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने दिल पर रख के बताइए, क्या आज का मुसलमान पुरुष उन दर्जे के जो उस समय के हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर था, क्या आज का मुसलमान पुरुष उसका बित्ता बराबर 1% भी है? मैंने देखी है जो आज के मुस्लिम पुरुष 2 शादियां 3 शादियां करते हैं, विद्यानाथ जी, मैंने देखा है। शहाबुद्दीन रिजवी जवाब देंगे? बीवियां आपस में साहब आप जवाब देना चाहते हैं? शहाबुद्दीन रिजवी जी मैं जवाब देना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। अब सुन लीजिए सुबह जी मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, अच्छी बात की आपने, अच्छा सवाल उठाया, जवाब सुनिए। देखिए मोहतरमा सुनिए मोहतरमा सुनिए। देखिए जो पहली बात आपने कही वो पहली बात सही है। अच्छा सुन लीजिए, 10 सेकंड और प्लीज। अरे बोलिए, अरे 1 सेकंड रुक जाइए, बोलिए भाई, ऐसे धमकाइए मत। मोहतरमा चलिए जाओ, मोहतरमा सुबह बोलिए। मोहतरमा सुनने का, अरे सब्र करिए थोड़ा बर्दाश्त करिए, मुझे भी बर्दाश्त। शहाबुद्दीन रिजवी साहब रुक जाइए ना, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, 10 सेकंड और चाहिए। ठीक है, करिए कंप्लीट करिए। सुनिए, वो मुस्लिम बच्चियां जिनकी 2, 3 या 4 शादियां होती हैं, वो किस तरह से इनसिक्योर रहती हैं, डर में जीती हैं, आपस में compete करती रहती हैं, अपने पति को प्लीज करने में अपना जीवन गुजार देती हैं कि कहीं हमसे कुछ गलत हो गया तो दूसरी बीवी के पास ना चला जाए। उन बच्चियों का दर्द आप समझते हैं। उस समय तो ये कहा गया था कि अगर आप 2 निकाह कर रहे हैं तो बाल बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए 2 बीवियों में। ठीक है, हो गया। आज के समय के पुरुष 2 जोड़ी कपड़ों को तो बराबरी से ट्रीट कर नहीं सकते हैं, हो गया, बीवियों को करेंगे। ठीक है, हो गया, जवाब दीजिए शहाबुद्दीन रिजवी जी। हो गया, आप बताइए जी। मैं देखिए अरे मोहतरमा सुनिए, बीच में मत बोलिएगा। पहली बात आपने जो कही उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, पहली बात से। और दूसरी बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि देखिए भारत में ये रिवाज 4 शादियों का नहीं है। बहुत यक्का दुक्का अगर कहीं कोई शाज़ नादिर मिल गया तो किसी की 2 बीवी मिल गई। इसके बावजूद भी 2 बीवी की भी कंडीशन शरीयत ने रखी है। किन किन कंडीशन में वो 2 बीवी कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। मगर भारत में इस तरीके से कोई रिवाज नहीं है 4 शादियों का। अरे आप जवाब सुनना नहीं चाहती हैं? सुन लीजिए आप, देखिए आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप सुनिए जरा, आप उनका जवाब सुनिए। ओके। अब क्या बताया जाए मोहतरमा को, इतना देखिए अपनी बोलती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं जब मेरा जवाब सुनना नहीं चाहती, झगड़ा मत कीजिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए, बच्चों की तरह मत झगड़िए। देखिए भारत में, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो रिवायत है, यहाँ 4 शादियां करने की रिवायत नहीं है। और खास तौर पर भारत की महिलाओं का भी मिजाज इस तरीके से नहीं है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब, यहाँ की रिवायत बिल्कुल अलग थलग है अरब से। और ये रिवायत जो है वो अरब में है, यहाँ पे हिंदुस्तान में इस तरह की रिवायत बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसकी 4 बीवियां हों। संविधान पहले कि शरीयत पहले? शहाबुद्दीन रिजवी साहब आपके लिए संविधान या शरीयत पहले, क्या है? देखिए ये दोनों चीजों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। संविधान को अलग देखिए और शरीयत को अलग देखिए। शरीयत जो है वो मुसलमानों को दिनचर्या गुजारने का बताती है। क्या है फिर यूसीसी से? आपकी शिकायत क्या है कॉमन लॉ से? भारत का मुसलमान भारत के दूसरे नागरिकों की तरह एक समान कानून माने, इससे आपकी शिकायत क्या है? अच्छा ये बता दीजिए बस जल्दी से, 10 सेकंड में। 10 सेकंड शहाबुद्दीन रिजवी और 10 सेकंड मुमताज आलम रिजवी, क्या शिकायत है? 10 सेकंड पहले शहाबुद्दीन रिजवी। वो देखिए वो यूसीसी जिसमें कुरान और हदीस का लिहाज पास रखा जाए, शरीयत के उसूलों का लिहाज पास रखा जाए, उससे किसी मुसलमान को इनकार नहीं हो सकता। और वो यूसीसी जो शरीयत में मुदाखलत हो वो मंजूर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक मिसाल है कि सूत न कपास जुलाहन में लट्ठा लट्ठी,
तो ये काम जो है सरकार करवा रही है, न यहाँ कोई 4 शादी कर रहा है, न यहाँ किसी तरह कोई प्रॉब्लम है। यहाँ देख रहे हैं आप विद्यानाथ जी, 5 किलो सरकार ने इन्विटेशन भेजा था इनको यहाँ पर के डिबेट में आ जाओ और यहाँ पर लट्ठम लट्ठा करो। भाई अपनी बात रखो। यहाँ पे लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार उस पर बात न करके 4 शादी। अरे भाई ये बताओ, पंचर बनाने वाला अब्दुल कहाँ 4 शादी करने जा रहा है? अरे पंचर बनाने वाला अब्दुल 4 शादी करे ना करे, लेकिन पंचर बनाने वाला अब्दुल चाहेगा कि देश में एक संविधान एक विधान हो। आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? मुमताज आलम रिजवी बताइए ना, आप लोगों के जब कुछ हुआ ही नहीं तो इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? अशोक यादव, लेकिन आप लोगों को शिवम बोलना चाहते हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर पंचर बनाने वाला अब्दुल उसके पास 4 शादियां करने का कोई जरिया ही नहीं है, उसको 4 शादियां करनी ही नहीं है, वैसी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता से तमाम जो विरोध हैं आपके बाय डिफॉल्ट ही खत्म हो जाते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, भाई जिन बेटियों से शादी करना चाहते हो उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पैनल में बैठी है, वो जो परेशानियां महिलाओं को बच्चियों को होती होंगी वो आप सबसे बेहतर जानती है, तो उनको भी सुन लो। भाई क्या परेशानी है शिवम भाई? उनकी भी तो आवाज सुन लो, या सब कुछ अपने आप में मेल डोमिनेंस दिखानी है? इनको क्या दिक्कत नहीं, तो अरे हमें दिक्कत ये है कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। मुमताज रिजवी 4 शादियां करे घूम रहे, बाकी को एक नहीं करने मिल रही। भाई तो सब बराबर करें कानून के हिसाब से, बस इतनी सी बात है। इतनी नाराजगी क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। के अलावा सोच नहीं सकते। अरे भाई कमाल बात है, सोच नहीं सकते तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। भाई वही तो कह रहा हूँ, फिर तो लड़ाई खत्म हो गई। मुमताज भाई कहीं अगर है ही नहीं 4 शादियां, मुमताज भाई कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा परेशानी नहीं है तो बात खत्म हो गई। और एक देश एक कानून यूसीसी लागू हो जाएगा तो 4 का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। मुमताज भाई कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि अभी तो एक नहीं की है, एक कर लूं और यूसीसी आ जाने के बाद जो 4 का रास्ता है वो भी खत्म हो जाएगा? अरे भाई हालत देश की हो रही कि एक शादी नहीं हो पाएगी लोगों की। ठीक ठीक ठीक। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी 3 में ना 13 में आप लोगों को सिर्फ वोट की फिक्र है। जा रही है लोगों की अशोक यादव जी देखिए, अगर एक देश एक कानून एक विधान एक संविधान तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। देखिए विद्या जी, मेन प्रश्न ये यादव जी के लिए, विद्यानाथ झा के लिए, शिवम त्यागी के लिए, सुबुही खान के लिए, वही मुमताज आलम रिजवी के लिए भी, फैज खान के लिए भी क्या दिक्कत है? विद्या जी, समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है, वही हमारा आंदोलन है। और इसी आंदोलन के तहत हम लोग यही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ 80-20 करने का है। अगर इनका मंशा रहता कि सबके साथ एक समान जो व्यवस्था करने की, तो आप इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विषमता को नहीं बढ़ाते। इनका एक उद्देश्य है हिंदू मुसलमान करना, और इन्हीं का नहीं है, इनके परदादा जो हिंदू महासभा से, फिर जनसंघ थी, फिर आरएसएस, फिर भाजपा, ये चौथी पीढ़ी से एक ही डीएनए को इनहेरिट कर रहे हैं, वो है अलगाववाद, अलगाववाद और अलगाववाद। आप क्या करना चाहते हैं अशोक यादव जी? आप क्या करना चाहते हैं इस कानून का विरोध करके? आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही कह रहा विद्या जी कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना कैसे होगी? 4 शादियां देश में जो कानून समता मूलक समाज के लिए ही अनुच्छेद 44 बताओ भैया इनको। समता मूलक समाज है, समता मूलक समाज उनके लिए ही 44 को लाना आवश्यक है। पंचायती राज लाया गया, आप इसके हमारे देश में मौजूदा कानून है, कानून का क्यों नहीं एक समान रूप से आप इम्प्लीमेंट करते उन कानूनों को? कानूनों को आप यूनिफॉर्म समता मूलक समाज की स्थापना, इसीलिए तो यूसीसी जरूरी है ना। 4 शादियां जिन्होंने की। वैसे एक चीज तो बताइए, रिजवी साहब जो है इस बात का विरोध कर रहे थे कि 4 शादियां उनकी दिक्कत हो जाएगी, वो वहां तक ठीक था। अब अशोक यादव क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ से परे है भाई। शिवम जी, मैं सवाल बात, उनके 4 वोट कम हो जाएंगे। अच्छा, उनके 4 मतलब आप ऐसा समझ रहे हैं कि जो 4 शादियां करेंगे चारों की चारों वोट समाजवादी को जाती है? बहुत टाइम नहीं शिवम, पहले ड्राफ्ट तो देख लो, पहले समझ तो लो। फैज खान साहब के पास मैं एक ही बार जा चुका हूं। फैज खान साहब, समता मूलक समाज की स्थापना हो, उसमें क्या किसी मुसलमान को दिक्कत होनी चाहिए? या दिक्कत आम मुसलमानों को नहीं है, मुसलमानों के ठेकेदारों को ही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई सब कुछ समान हो जाएगा, तो फिर ये जो इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाता हूं वो कैसे चला पाऊंगा? विद्या भैया, एक निवेदन बस मैं ये करना चाहता हूं, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए ही नीति निदेशक तत्व लाया गया है संविधान
निर्माताओं के द्वारा कि इन सबको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए तो समतामूलक समाज स्थापित होगा। और समतामूलक समाज स्थापित करना पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने अपने आखिरी खुतबे में कहा कि काले गोरे में कोई अंतर नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं होगा, नस्ल के आधार पर कोई अंतर नहीं होगा, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सब एक बराबर है। आखिरी खुतबा उठाकर पढ़ो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप समतामूलकता आ रही है नीति निर्देशक तत्व से और आप उसका विरोध करते हैं, यानी कि आप पैगंबर की हदीसों को नहीं समझते और भारत के संविधान को भी नहीं समझते,